गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सभी लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये हिंदी व्याकरण है क्या, यानी कि हिंदी व्याकरण किस लिए हम पढ़ते हैं। अगर हम आप सभी लोगों से पूछें कि आप हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं, तो अधिकतर लोगों का यही आंसर होगा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आएगा, इसलिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए हिंदी पढ़ने आए हैं। लेकिन आप लोग सोचिए पहले, अगर आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आप किसी भी भाषा को पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे, यानी कि जो एग्जाम में पूछ रहा है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, इसीलिए वो आपको आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि वह आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जब आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो किताबी भाषा में आप लोग देखेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ जो होता है वह शुद्धता का नियम होता है, यानी कि और किसी भी कार्य को करने के लिए जो शुद्धता होती है उसको जो है व्याकरण के अंतर्गत आता है, वह जो है हमारा व्याकरण के अंतर्गत आता है। अगर हम उसे व्यवहारिक तरीके से बोलें तो वह सही तरीके से करना, यानी कि किसी भी कार्य को जब हम सही तरीके से करते हैं तो वह हमारे जो है व्याकरण के अंतर्गत आता है, यानी कि नियमों के अंतर्गत वह आता है। जैसे कि अब हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना जो होता है वह एक नियमों से बंधा होता है, उसके लिए एक रूल्स होते हैं, उसके अनुसार हम लोगों को व्याकरण अपना लिखना पढ़ना होता है, यानी कि किसी भाषा को लिखना और पढ़ना होता है, जिसके लिए हम लोग व्याकरण जिसको बोलते हैं। जैसे व्याकरण का क्या मतलब होता है, शुद्धता का नियम। अगर हम लोग इसको परिभाषित कर दें तो परिभाषा में लिखेंगे हम लोग कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने या बोलने के नियम का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र होता है वह व्याकरण होता है। तो फिर हमारा जो व्याकरण है वह क्या कहता है। किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हमको सबसे पहले कर्ता चाहिए, फिर कर्म चाहिए, उसके बाद क्रिया चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस ऑप्शन में क्या हमारा कौन सा सही है, यानी कि कौन सा व्याकरण के नियमों का अनुसरण कर रहा है। तो अगर हम लोग जाऊंगा मैं आगरा देखते हैं तो इसमें कर्ता पहले नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे में भी कर्ता पहले नहीं है, दूसरे में कर्म पहले हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में मैं आगरा जाऊंगा, तो इसमें कर्ता पहले है, कर्म बाद दूसरे पे है, और जाऊंगा यानी कि क्रिया तीसरे पे है। तो यह हमारे व्याकरण के नियमों के अनुसार सही है। तो यही इसमें बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हो या हमारे किताबी जीवन से संबंधित हो, उसको किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक नियमों में बंधना पड़ता है, तब जाके उसमें शुद्धता आती है। ठीक है, जब नियमों में आप बंधे रहेंगे, फिर वो जो है आपके लिए आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। नहीं तो आप कितना भी हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे, अगर कर्म क्रिया करता या क्रिया कर्म करता कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपकी हिंदी व्याकरण जो बोलती है वह बता रही है कि सबसे पहले किसी भी वाक्य को लिखने से पहले, बोलने से पहले, पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कर्ता पहले आएगा, फिर कर्म आएगी, फिर क्रिया आएगी। तो यह हो गया आपका हिंदी व्याकरण। आप लोग अब समझ गए होंगे कि हिंदी क्यों पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला। पहले वर्ड समझ लीजिए, फिर हम आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे। ठीक है, वर्ड जो होता है वह पहले जो वर्ड, मतलब जो हमारा वर्ड है यह पहले मौखिक था। पहले के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, जब वो शिकार करते थे तो इशारों में एक दूसरे से बातें करते थे, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था, हमेशा नहीं समझ पाते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मतलब
इशारों इशारों में बातें की मतलब कर रहे थे, तो कुछ आवाज़ें उन्होंने निकाली, यानी कि जो पहले के शिकारी लोग थे, मानव लोग थे पहले के, तो उन्होंने कुछ आवाज़ें निकाली। तो कुछ विद्वानों ने उन आवाज़ों को लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि कुछ चिन्ह बना दिए। जब उन चिन्हों को उन्होंने बनाया, तो उन चिन्हों का एक नाम दे दिए। उन चिन्हों को वर्ण कहा गया। जब उन चिन्हों को एक नाम दे दिए, तो उन चिन्हों को क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। फिर उन वर्णों के माध्यम से, यानी कि जो चिन्ह बनाए उनका नाम वर्ण दे दिया गया। तो फिर भी उन वर्णों के, उन चिन्हों से उन लोगों के भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। तो मानव ने क्या किया कि उन वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाया। जैसे कि अ, म, ये हो गया, आम हम लोग बना दिए। आ और माँ को जोड़ करके हम जैसे आम बना दिए, वैसे उन्होंने कुछ वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाया। फिर उन शब्दों से क्या हुआ, मतलब एक सार्थक अर्थ तो निकल रहा था कि हाँ यह आम है, बट उसका जो है अच्छे से अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो उन शब्दों को जोड़ करके उन लोगों ने एक वाक्य बना दिया। जब वो लोग एक वाक्य बना दिए, जैसे आम एक मीठा फल है, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें भी सुधार किया और बनाए, वाक्य बना दिए। उन शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिए, और वाक्यों को जब वाक्य बनाए, तो उसे वाक्य को भाषा बोला गया। जब वाक्यों को जोड़कर बनाए, तो उसे भाषा बोली गई। अब भाषा, जैसे कि आम एक मीठा फल है, या मुझे बहुत पसंद है, तो इससे भावों की अभिव्यक्ति होने लगी। एक दूसरे की बातों को लोग समझने लगे, जिसे हम लोग भाषा कहें। और वह आज हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो अगर हम इससे प्रश्न बनाएं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह हमारी वर्ण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शब्द है, फिर शब्द के बाद वाक्य है, वाक्य के बाद भाषा है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न बनता है, वह बन जाएगा कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई भाषा होती है। हिंदी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? भाषा होती है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें आप लोग समझ गए वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, मतलब सबसे पहले जो है शिकारी, मतलब कुछ लोगों ने बोलना प्रारंभ किया। जब वो लोग बोलना प्रारंभ किए, तो जो उनकी आवाज़ें निकली, उसको जो है लिपिबद्ध किया गया, यानी कि चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। फिर उसे जो है वर्ण का नाम दिया गया, और फिर वर्ण का जब नाम दिया गया, तब भी वो लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो उस वर्णों को जोड़ करके शब्द बना दिए। शब्द जो है वह एक सार्थक तो था, बट फिर भी मतलब उतना सही नहीं था, तो वो उन शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिए। फिर वाक्य भी उन लोगों को अधूरा लगा, तो उन वाक्यों को जोड़ करके एक भाषा बना दिए। तो भाषा के माध्यम से लोगों में अभिव्यक्ति होने लगी। तो यह वर्ण की परिभाषा, मतलब इस प्रकार से वर्ण को परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए मतलब इस प्रकार से हम लोग वर्णों को समझ सकते हैं कि यह वर्ण जो है इस प्रकार से उच्चरित हुआ, यानी कि वर्णों के माध्यम से जो है कैसे कैसे भाषा, शब्द बने, वाक्य बने, भाषा बने। फिर आप लोग वर्ण की परिभाषा अगर देखेंगे, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या लघुतम इकाई भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण की विशेषताएं क्या है। वर्ण की विशेषताएं क्या क्या है। तो वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण का क्या मतलब होता है कि जो लिखित रूप में हो, जैसे कि अ क ख, ये सब आपके लिखित रूप हैं। और ध्वनि क्या होती है, आपकी मौखिक रूप होती है। तो वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं, यानी कि जो वर्ण है वही हमारी लिपि चिन्ह है। जैसे आ क म, ये हमारा वर्ण है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि चिन्ह बोलते हैं। अब हम लोग कुछ भाषा, मतलब कुछ लिपियों के नाम जानेंगे।
तो हिंदी हमारी जो है वह देवनागरी लिपि की भाषा है, जैसे कि क ख ग यह जो लिखा गया है यह हमारी देवनागरी लिपि की भाषा है। और बात करते हैं अंग्रेजी जो है हमारी वह रोमन लिपि की भाषा है, जो कि ABC है, मतलब इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। फिर उर्दू जो है हमारी फारसी है, इसकी देवनागरी लिपि सॉरी इसकी लिपि, और पंजाबी की लिपि जो है वह गुरुमुखी है। अब इससे प्रश्न क्या बनता है, देखिए एक तो प्रश्न हो जाएगा कि हिंदी हमारी कौन सी लिपि है, तो यह देवनागरी लिपि है। अगर अंग्रेजी के बारे में पूछे तो रोमन लिपि है, उर्दू के बारे में तो फारसी है, पंजाबी गुरुमुखी है। हमारी लिपियों से अगर प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, यानी कि जो लिपि चिन्ह है अ क म ए जो भी है, उसको अगर हम उसके व्यवस्थित क्रम को बोलेंगे तो उसके क्या बोलेंगे। तो हमारे ऑप्शन में आप लोग पहले देखिए क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे या शब्द, वर्णमाला, ध्वनि। आप लोगों का जो भी ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो फिर देखिए हमारा जो राइट उत्तर है, आंसर है, वो क्या है, वह वर्णमाला है। यानी कि लिपि चिन्हों को व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित क्रम यानी कि जब हम वर्ड को जैसे क ख ग घ अंग ये सब लिखते हैं, मतलब एक क्रम में लिखते हैं, तो वह हमारा वर्णमाला हो गया। लेकिन अगर हम इसे अ क म च ट प ऐसे लिखते हैं, मतलब यह व्यवस्थित नहीं रहता है, तो इसे वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर अगर लिपि चिन्हों के बारे में पूछा गया होता है, लिपि चिन्ह क्या है, तो आपके वर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को पूछा गया है तो यह आपका वर्णमाला हो गया। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर आप लोग देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। यानी कि शब्दों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि यह क्या है। जैसे क म ला, यह एक वर्ड है, क्योंकि यह मिलाया नहीं गया है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं मतलब ये हमारी वर्ड हो गई। लेकिन अगर हम इसको मिला देते हैं, बोलते हैं, तो अगर हम इसको कमल बोल देते हैं, मिला करके बोलते हैं, तो कमल से हमारा क्या हुआ, कमल एक फूल है, जिसको हम समझ सकते हैं कि कमल एक फूल है, उसका एक सार्थक शब्द निकल रहा है, तो यह जैसे कि इसका अर्थ निकल रहा है, फिर इसको हम लोग शब्द बोलते हैं। अब आगे क्या लिखा गया कि भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई कौन सी है, यानी कि जो भाव को व्यक्त करे उसे वाक्य बोलते हैं। जैसे कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो इसमें जो है भाव को व्यक्त किया गया है। ठीक है, अगर इसमें भाव को व्यक्त किया गया है तो यह आपका वाक्य है। तो भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई कौन सी होती है, तो वह वाक्य होती है। अगर आपसे प्रश्न बनता है तो आप ऐसे ही करिएगा। तो अगर आप लोगों के हिंदी मतलब इतनी जानकारी समझ में आई हो तो आप बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम आपको वर्णमाला से संबंधित पढ़ाए हैं, इसमें क्वेश्चन भी बताए हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। और इसके अगर यहाँ से प्रश्न बनता है, मतलब वर्ड से कोई प्रश्न बनता है, तो इसके बाहर कतई नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो जो कुछ भी है बहुत डीपली बताया गया है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।